Hello students, today we will discuss paper 2 JEE Advanced 2025 जो 18 मई को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें तो पहला क्वेश्चंस यूनिट्स एंड डायमेंशन से है। इसमें कह रहा है कि ए टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स। Let S be the EMF produced per unit temperature difference between the ends of the wire, and sigma is the electrical conductivity, K the thermal conductivity। तो हमें एक ये डिफाइन किया है इस क्वांटिटी को कि डायमेंशंस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एम एल टी एंड आई एंड के जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। तो हमें क्या करना है कि जिस टर्म में हमें डायमेंशंस फाइंड करना है उसका स्लाइटली सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल लीजिए एंड पूरा एम के फॉर्म में मत निकालिए, जिससे कुछ टर्म्स हो सकता है कैंसिल हो जाए तो हमें कुछ आंसर मिल जाए। जैसे ये एस को डिफाइन कर रहा है ईएमएफ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस एंड रो इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर हम देखें तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपन ए एंड इसको आप 1 अपन सिग्मा एल अपन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आ सकती है, दैट इज एल अपॉन आर ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किए है तो उसका भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल लीजिए। जैसे आप डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पावर को लिखते हैं के ए टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी पी को आप वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय एल एंड डिवाइडेड बाय ए टी। अब अगर देखें तो हमने एस का कंडक्टिविटी का एंड कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल लिया है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमें ये कह रहा है कि Z इज इक्वल टू एस स्क्वायर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम S की जगह पर V बाई टी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए आपने कलेक्ट किया है L डिवाइडेड बाय आर ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को आप लिख सकते हैं V स्क्वायर एल एंड डिवाइडेड बाय आर ए टी। तो यहाँ पर आर ए एंड टी आ गया। तो अब अगर देखें तो आप वी स्क्वायर को वी स्क्वायर एल से कैंसिल कर सकते हैं, आर ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो ये बच गया 1 टी। एंड क्वेश्चंस में टेम्परेचर को वो के से डिनोट किया है, तो इसको आप गिवन पैरामीटर के टर्म्स में के माइनस 1 लिख सकते हैं। तो बाकी सारे जीरो हैं, तो इसमें देखें तो हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, m0 l0 t0 i0 एंड k माइनस 1। तो इसके बेसिस पर इस क्वेश्चंस का बी विल बी द करेक्ट आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं था। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ एल, जैसा कि फिगर में दिखा रहा है, एंड रेडी टू रूट टू आर एंड टू आर। इनर वाले की रेडियस रूट टू आर दिया हुआ है, आउटर वाले का टू आर केप्ट एज ऑन इन द फिगर 1। द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज क्यू, चार्ज को दिखा रहा है ये, एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड। द एनुलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर्स इज फिल्ड। इस रीजन में आप कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में इसने एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स को फिल किया है k इक्वल टू 5 से।
consider an imaginary plane of the same length at a distance r. अब ये कह रहा है कि यहाँ पर फिगर में एक प्लेन दिखा रहा है जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर ले रहा है ये from the common axis of the cylinder. The plane is parallel to the axis of the cylinder. Cross sectional view arrangement इसमें दिखा रहा है आपको. The flux of the electric field through the plane, इस प्लेन के थ्रू से फ्लक्स कितना होगा ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो यूजुअली हम लोग फ्लक्स जो कैलकुलेट करते हैं वो E डॉट ए से कैलकुलेट करते हैं, या अगर टोटल चार्ज है पता है तो गॉस लॉ से टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट इसे फाइंड करते हैं. अब यहाँ पर अगर देखें तो ये प्लेन का यहाँ पर आउटर व्यू दिया हुआ है हमें, एंड यहाँ से उसकी डिस्टेंस r दिया हुआ है. क्वेश्चंस में ये वाली डिस्टेंस r दिया हुआ है. इस वाले रीजन में, इस एनुलर रीजन्स में फील्ड नहीं होगी, तो यहाँ पर आपका फील्ड 0 है. फील्ड जो है, जो ये वाली रीजन्स है, यहाँ मीन्स यहाँ से यहाँ तक फील्ड होगी, एंड उसी तरह से यहाँ पर फील्ड होगी. तो इस प्लेन का जो पार्ट इस वाले सेक्शन से क्रॉस कर रहा होगा या इस क्रॉस से क्रॉस कर रहा होगा, सिर्फ फ्लक्स उसी में होगी. अब अगर देखें, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इनर वाले की रेडियस √2r दिया हुआ है और ये r है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री है. एंड सिमिलरली अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये वाली को अगर ज्वाइन करें तो इसकी वैल्यू 2r है और ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो गया. एंड अगर देखें तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस कर दें तो ये जो 15 डिग्री का एंगल है ऊपर एंड नीचे, उस 15 डिग्री के इक्विवेलेंट जो रीजन है, फ्लक्स सिर्फ उसी पार्ट में है. अब अगर देखें तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक छोटा सा थिकनेस ले रहे हैं dy, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है, और ये एंगल थीटा है, और ये y डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर जो फील्ड होगी, ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस में है. लेट दिस इज द E, एंड यहाँ पर ये मान लीजिए थीटा है, तो इसका जो E cos थीटा कंपोनेंट होगी सिर्फ इसी E cos थीटा कंपोनेंट के कारण होगा, एंड ये वाला कंपोनेंट जो प्लेन के पैरेलल हो जाएगा उसके कारण फ्लक्स नहीं होगी. अब अगर यहाँ पर देखें तो E को आप लिखते हैं लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स 5 दिया हो तो ER भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं R. एंड अगर इसको अरेंज कर लें तो दिस इज 2k लेमडा डिवाइडेड बाय 5r, ये आपका E है. एंड इस E का जो E cos थीटा कंपोनेंट है, सिर्फ उसी के कारण फ्लक्स होगी. तो यहाँ पर अगर उस रीजन में अगर हम फ्लक्स देखें तो दैट विल बी इक्वल टू E डॉट A इंटीग्रेशंस E A cos थीटा, एंड वैल्यू अगर फेड करें तो E के जगह पर हम लिखते हैं 2k लेमडा बाय 5 को बाहर निकाल लेते हैं. एंड एरिया अगर देखें तो इसकी थिकनेस को हमने dy लिया है, इसकी थिकनेस को हमने dy लिया है,
एंड अगर आप पीछे फिगर देखें तो अगर हमने ये थिकनेस dy यहाँ पर लिए हैं और तो ये सेक्शन अगर लेंगे तो ये L हमें दिया हुआ है, तो आपका जो एरिया होगा 1/r एंड एरिया की जगह पर dy एंड L लिख सकते हैं एंड cos थीटा। एंड लिमिट्स अगर देखेंगे तो एंगल में वो पहले कैलकुलेट किए हैं कि पहले वाला जो है यहाँ तक π/4 है एंड उस पॉइंट्स के लिए π/3 है, तो π/4 से π/3 हमारा लिमिट्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू हमें r दिया हुआ है, तो हम y को r tan थीटा लिख सकते हैं, तो dy/d थीटा इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं। एंड अगर हम cos थीटा को लिखने की कोशिश करें तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r की जगह स्मॉल r की जगह पर r डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें सो दैट इज इक्वल टू 2k λ/5 इंट्रीगेशंस एंड l को भी हम बाहर निकाल लेते हैं एंड 1/r इसको r sec थीटा लिख सकते हैं एंड dy हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड cos थीटा। अब अगर यहाँ पर देखें तो एक sec थीटा एंड cos थीटा, तो ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर हमने r लिखना छोड़ दिया है, तो ये r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली d थीटा बच जाएगा। एंड y लेमडा इंटू एल, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो लेमडा इंटू एल की जगह पर हम q को रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज 2/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q एंड यहाँ पर इंटीग्रेशंस का लिमिट बच गया π/4 से π/3 d थीटा। अब अगर देखें तो यहाँ से q/2 से कैंसिल कर दें तो q/10 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड थीटा की जगह पर π/3 एंड माइनस π/4, तो ये π/12 आ जाएगा एंड π/12 अगर आएगा तो पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज कमिंग q/120 एप्सिलॉन नॉट। अब जितना फ्लक्स इस रीजन में होगा उतना ही फ्लक्स इस रीजन में होगा, इसका मतलब फ्लक्स टोटल इक्वल टू q/60 एप्सिलॉन नॉट। ये करेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो सी ऑप्शंस मैच कर रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या अगर आप चाहें तो इसको एक शॉर्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पर दूसरे मेथड में अगर देखें तो अगर ये Q चार्ज है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि -Q' चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो हम Q' की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q' की वैल्यू Q एंड 1 - 1/k लिख सकते हैं एंड k की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 में से ये 4/5 एंड q हो जाएगा। ये आपका Q' की वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ पर कोई एक गॉसियन सरफेस लेके देखें, अगर यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस लें तो इस गॉसियन सरफेस के लिए
जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश। तो उस चार्ज के कारण यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से निकल रही होगी। तो टोटल चार्ज अगर देखें इसमें, अगर टोटल चार्ज देखें तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू एंड माइनस क्यू डैश। तो ये क्यू अपॉन 5 आ जाएगा। अब अगर देखें ये टोटल चार्ज हो गया हमारा, इसका मतलब 2 पाई एंगल में जो फ्लक्स है वो Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट इतनी फ्लक्स आएगी। तो हमें देखें तो अगर हम पीछे का फिगर दिखाते हैं, यहाँ पर ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाली एंगल 15 डिग्री है। तो जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है वो इस 15 डिग्री में, एंड नीचे की तरफ भी उस उतना ही फिगर में उतना ही 15 डिग्री में हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड हो रही है वो 30 डिग्री में हो रही है। इसका मतलब 2 पाई में अगर इतना है तो हमें पाई बाय 6 में कितना होगा ये निकालना है। तो दिस इज Q अपॉन 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 6। तो इसके बेसिस पर फिर से वही आ रहा है, दिस इज द Q अपॉन 60 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका टोटल फ्लक्स हो सकता है। इस मेथड से थोड़ा इजियर है कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका यहाँ पर एक रॉड है जो O पॉइंट पर पाइवटेड है, यहाँ पर पाइवटेड है, एंड दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। तो फिगर 1 वाले पोजीशंस में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, एंड यहाँ पर पहले वाले फिगर में एक स्प्रिंग मिडिल में है, एक स्प्रिंग बिल्कुल एंड में है। यहाँ पर दोनों सेम स्प्रिंग, आइडेंटिकल स्प्रिंग यहाँ पर मिडिल में अटैच्ड है। तो इस वाले केसेस में अगर ये फिर से रॉड ओ पर पाइवटेड है, इसकी ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी F2 दिया हुआ है, तो आपको F1 एंड F2 का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। अगर आप रिकॉल करें तो इस तरह का काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले किया हुआ है क्लास में। अब अगर देखें तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस है, यहाँ से आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड नेट रीस्टोरिंग टॉर्क के बेसिस पर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए कि हमने स्लाइटली इसको डिस्टर्ब किया, थीटा से, ये एंगल थीटा है, एंड यहाँ पर ये लेंथ सपोज करिए x1 है। तो इस डायरेक्शंस में ये कंप्रेस्ड हो रहा है, ये स्ट्रेच होगा। तो इसको मान लीजिए कि ये x2 डिस्टेंस से स्ट्रेच हुआ तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है kx1, एंड यह एक्सटेंशन है तो इसका भी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, एंड इसको मान लेते हैं kx2। एंड अगर देखें तो आपका x1 की वैल्यू, x1 का वैल्यू है L थीटा, एंड x2 की वैल्यू है L/2 थीटा। अब अगर देखें तो नेट टॉर्क kx1 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस kx2 मल्टीप्लाइड बाय L/2। तो दिस इज k L square theta एंड प्लस k x2 इज L/2, तो ये L square by 4 थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया 5 k L square by 4 एंड थीटा। तो इसके बेसिस पर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 को, यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 को
5k 4i, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये ml²/3 होगा। यहाँ पर l, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। अब अगर सेकेंड फिगर में देखें, यहाँ पर फिर से इसको अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये x है और ये थीटा है, और इस बार दोनों के लिए सेम है। ये x डिस्टेंस से स्ट्रेच कर रहा है, वो दो कंप्रेस कर रहा है, तो दोनों का फिर से फोर्स उसी डायरेक्शंस में लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क को कलेक्ट करें, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू, फोर्स हो गया हमारा kx एंड मल्टीप्लाइड बाय l/2, एंड इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया k l² / 2 थीटा, ये एक हमारा कैंसिल आउट हो गया है। एंड यहाँ पर इसको मैं टॉर्क 1 कर देता हूँ, इसको टॉर्क 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर, तो ω2 की वैल्यू k अपॉन 2i का अंडर रूट n(l) हो सकता है। अब अगर यहाँ पर देखें, तो ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू 5 अंडर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट हो सकता है। एंड अगर ऑप्शंस में देखें, तो यहाँ पर सी ऑप्शंस हमारा मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। एंड ये डिफ़िकल्ट नहीं था। अभी अब नेक्स्ट सेक्शंस में मूव करते हैं, सेक्शंस 2